हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में ऐसा लगा जैसे कि ये कोई खुलासों का एपिसोड है, एक दूसरे को एक्सपोज करने का एपिसोड है। इन लोगों को किसी को भी एक्सपोज करने में ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी बाहर जो इमेज है वो बहुत ही शानदार इमेज बन रही होगी। एक बात और, इन्हें बाहर हमारी क्या इमेज बन रही है इसका डर नहीं है, इसका खौफ नहीं है। क्यों क्यों डर नहीं है? उसकी बहुत बड़ी वजह है कि इसमें वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इन्हें डर किस बात का होगा? बिग बॉस में कितना डर होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो लगाम होती है वो जनता के हाथ में होती है। कहीं ना कहीं वो अनफेयर फेयर वोटिंग ट्रेंड वो वाला सीन हम बाद में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जनता का कोई डर नहीं है। हाँ, एक ये इनको मैसेज दिया जाता है कि भाई तुम दिख नहीं रहे हो, तुम स्टैंड नहीं ले रहे हो, जैसा कि आज हमने देखा भी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें राम कपूर की, अगर हम बात करें श्रेया की, तो इन्हें ऐसा ऐसा मतलब ये समझ रहे हैं कि घंटे पे रखा है ये शो। और ख़ासकर राम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है देख के, क्यों ऐसा स्टांस क्यों ले रहे हैं राम, उसके पीछे की वजह क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज श्रेया आग ऐसी लगाई, मज़ा आ गया। जो ये काम कर रही थी श्रेया, क्या लगता है उसको, ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा होगा? और क्या लगता है उसको कि ऐसा गेम खेल करके, डर्टी गेम खेल करके, क्या वो हीरोइन अपने आप को दिखाना चाहती है और अपने आप को वो सुपीरियर समझने लगी है? ये सब चीज़ें करके उसका बॉन्ड अगर किसी के साथ है, मान लो उसका बॉन्ड सूफी के साथ है, तो उसके बारे में जान रही है, उसको एक्सपोज कर रही है, उसके मतलब एक्सपोज करके उसके बारे में जान लेना चाहती है। इनफ है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन एक टाइम पे हम देख रहे हैं उसको सुनीता के पास बैठे हुए और इतना डीपली बात कर रही थी, जो कि कोई भी ऐसी बात करने में एम्बेरस फील करे, अपने आप को भी, सामने वाले को भी, वो इतना लो फील होना पड़ता है उन सारी बातों को सुन करके, जो वो सुनीता से कह रही है कि क्या तुम अब भी साथ में रहते हो, गोविंदा और सुनीता तुम साथ में रहते हो कि नहीं रहते हो? क्या वो चीटिंग जो करते हैं गोविंदा वो अभी भी चालू है? तो सुनीता ने क्या क्या कहा वो आपने सुना ही होगा कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाए कुछ भी करे, मुझे मेरे बच्चों से मतलब है। ये सारी बातें बोल करके सुनीता ने इस पूरे कॉन्वर्सेशन को रैप अप करने की कोशिश करी। लेकिन श्रेया तो श्रेया है, श्रेया पूरा बाल निचोड़, बाल उखेड़ लेना चाहती है, पूरी बात की जड़ तक। उसे नहीं जानना है कि कौन क्या, उसको तो चलो जानना है, वो सेकेंडरी है, लेकिन वो एक्सपोज करना चाहती है कि यहाँ पर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। देखो इनकी ये कहानी है, उनकी ये कहानी है। सुनीता की जो कहानी है, क्या वो पता नहीं है क्या हम लोगों को? सभी को पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन श्रेया तो श्रेया है। इसका श्रेया का मकसद ये है कि ऐसी डीपली बातें करेगी ये, तो ये ज़्यादा कैमरे में शो होगी, इसको फुटेज ज़्यादा मिलेगी। सबसे पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि ये वहाँ पर भी दिखेगी सबको कि हाँ ये सबके साथ इंटरेक्ट कर रही है, एक्टिव है, इसका योगदान ज़्यादा है शो में। तो कोई भी इसको ऐसे ही एवं ही नहीं लेगा, फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा इसको। किसी ना किसी की तो ये प्रायोरिटी बनेगी। लेकिन अभी तक के गेम में मैं 2-3 दिन का गेम, 4 दिन का गेम देख चुका हूँ। श्रेया सिर्फ और सिर्फ अननोइंग लग रही है, इरिटेटिंग लग रही है। कम बोले तो अच्छी लगेगी, शक्ल अच्छी है, इतना मतलब भयंकर इरिटेटिंग नहीं लग रही है जितना कि शिवानी लगी थी मुझे, मनारा चोपड़ा लगी थी। हाँ, उस वाली कैटेगरी में अभी मैं नहीं रखता श्रेया को। लेकिन अगर इतना ये दूसरों के पचड़े में पड़ेगी, जबकि इसका कोई इतना मतलब होना नहीं चाहिए, इसका मतलब बस वहाँ तक होना चाहिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। मैं मतलब थोड़ा सा मैंने इन्जॉय करते हुए अभी तक इसको देखा नहीं है। मैंने इसको हंसते बोलते हुए, किसी से सीधी तरह ढंग से बात करते हुए देखा नहीं है। ये अगर गॉसिप भी कर रही है तो आंटियों की तरह कर रही है। इसने कैजुअल वे में ऐसे ऐसे
चीज़ें बोल दी हैं जो कि उसकी तलाश अभी तक है हमें, कि जो इसने खुलासा किया कि ही या शी बाइसेक्सुअल, ये किसको बोल रही है ये अभी समझना पड़ेगा। क्या ये आकांक्षा को बोल रही है? आकांक्षा चमोली जो नाम है, चमोली नाम है, आकांक्षा चमोली, उसकी तरफ इशारा था, या फिर इसका इशारा योगेश की तरफ था? ये दो ही मुझे लग रहे हैं जिसकी तरफ ये इशारा कर रही थी। अगर आकांक्षा की तरफ ये इशारा कर रही थी तो क्या यही कारण है जो कि आकांक्षा माँ बनना नहीं चाहती थी? इसको लेकिन पता कैसे, अगर वो ऐसी है मान लो आकांक्षा, और वो जैसी भी है वो उसकी निजी लाइफ है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे पता? सबसे पहली बात तो ये है। और अगर यही रीज़न है, अगर मतलब मान लीजिए कि ऐसा ही सीन है, तो क्या यही कारण है कि ये लोग ने डाइवोर्स लिया है? पहला। दूसरा, योगेश की तरफ मेरा कांटा इसलिए घूम रहा है क्योंकि योगेश को ये अच्छे से जानती भी है, श्रेया अच्छे से जानती है। और लास्ट में जो सीन हमने देखा है योगेश का सूफ़ी के साथ, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन था, जहाँ पर सूफ़ी उसको कह रहा है कि तुम भी सॉफ्ट हार्टेड हो, और फिर हमने ये दिल विल जो रहता है ये ड्रामे करते हुए हमने देखा सूफ़ी को। सूफ़ी आज बिल्कुल बेकार लग रहा था, उसको हर उस बंदे से प्रॉब्लम है जो उसको थोड़ा सा भी टफ टाइम दे। उसको ऐसा मतलब साथ वाला बंदा ऐसा चाहिए जो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए। कोई अगर उसको समझाता भी है ना तो वो उसका दुश्मन है। उसने ऐसी इमेज, क्योंकि उसको समझाने वाले नहीं चाहिए, उसको ऐसे बंदे चाहिए अपने आसपास जो सिर्फ़ और सिर्फ उसको सुने और समझ के ऐसे हाँ में सर हिलाएं। कोई उसको ओवर क्रॉस करके समझाने की कोशिश करेगा कि तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो बोलेगा वॉट एवर, वो उसका जो स्टाइल है। हालांकि मैंने काफ़ी LGBTQ जो भी है इनके इंटरव्यू देखे हैं, उन लोगों का ये मानना था कि अगर कोई इस कंडीशन में भी है तो ये हाथ ऐसे करना, ये हाथों को ऐसे जो करते हैं, जो साइन होता है कि हम उस तरीके के लोग हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं क्यों ही करते हैं ये लोग। ताली मारना ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं ताली पे भी, लेकिन नहीं करते हैं। ये और दिखाते हैं कि हम वो हैं। ये और मटक मटक के चल के इनकी चाल जो आप देखेंगे वो आपने देखा ही होगा। इनके बात करने का तरीका, लहजा ऐसा होता है जैसे कि लड़कियों को फेल कर देते हैं लोग, ओवर करने के उसमें कि हम वो हैं। और इतना आज इरिटेट किया है सूफ़ी ने कि इसको पता नहीं लोग समझा भी क्यों रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आज इन लोगों ने डिसीज़न लिया, सुनीता ने, हर्षत ने और आकांक्षा ने, 3 लोगों ने जो डिसीजन लिया कि किसको एट रिस्क रखना है और किसको सिक्योर रखना है, ले लिया ना। अगर इन तीनों की जगह कोई और 3 होते, वो भी लेते, तो ये लोग उनसे भी लड़ ही रहे होते। इतना क्या इन लोगों को सफाई देना है? अगर यहाँ पर कल को रितेश देशमुख आते हैं, वो भी मुझे लगता है यही कहने वाले हैं कि भाई ठीक है ना, 3 लोग थे, तुम तीनों की जगह कोई और इनमें से होता तो वो भी तुम जैसा ही गेम खेलता। इसमें कोई बड़ी डील नहीं है, और इन लोगों को कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने हमें क्यों नहीं बचाया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये वो इतनी सफाइयाँ दी हैं इन लोगों ने। हर्षद को हम सिर्फ हर्ष बोलेंगे, तो आप ध्यान रखना कि हर्षद जब भी मैं बोल रहा हूँ, हर्ष जब भी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हर्षद के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक का गेम देख के नो डाउट कि हर्ष का जो गेम है वो काबिले तारीफ़ है। आप हर्ष के गेम को देख करके उसकी परिपक्वता का जो है मान रख सकते हैं।
आप मान सकते हैं कि ये बंदा बहुत आगे तक जाने वाला है। जिस तरह से वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। जिस तरह से वो लोगों को समझा रहा है, जिस तरह से वो लोगों को टैकल कर रहा है, हालांकि कई जगह वो ओवर होते हुए भी दिख रहा है। जैसे कि आज उसने कई बार नाम लिया, इज्जत मेरी इज्जत, मेरी इज्जत। यहाँ तो ऐसी इज्जत, ये रियलिटी शो में ना इज्जतों की ऐसी वाट लगती है ना। यहाँ तो लोगों ने एलविस यादव को नहीं छोड़ा था, उसको क्या क्या बोला गया था, इज्जत की ऐसी वाट लगाई थी सलमान खान ने और जिया शंकर ने। यहाँ तो लोगों ने विवियन डी सैना को नहीं छोड़ा था, उस पर क्या क्या एलिगेशन लगा दिए थे। तो रियलिटी शो में जाने के बाद तो आप इज्जत की बात ना ही करें। इज्जत आपको सिर्फ जनता देगी, वहाँ पर किसी से आप इज्जत की तवक्को ना रखें। हर्ष का जो गेम है वो अभी तक काबिले तारीफ़ लग रहा है। दूसरा मैं हर्ष और शिवांगी के बारे में बात करना चाहूँगा। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक जो देख के लग रहा है, ये एक दूसरे को अच्छा मानते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर है दोनों का एक दूसरे के लिए। कोई वो वाला सीन नहीं है कि हाँ लवी डवी वाला सीन, क्योंकि जिसके साथ हर्ष रिलेशन में था वो आपको कहानी बता दी है मैंने कि एक लड़की के साथ रिलेशन में था 10-12 साल तक एक ही लड़की के साथ, और उसने चीट किया। इसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिल करके दोनों ने चीट, मतलब 2 लोगों से इसने एक ही दिन में हाथ धो लिए हर्ष ने। वहाँ से ये बंदा निकल करके अपने आप को निखारते हुए यहाँ तक लेके आया है। तो आपको क्या लगता है कि एक रियलिटी शो जो कि सिर्फ 40 दिन का है और उसमें पहले दूसरे दिन से ही वो शिवांगी नाम की लड़की के प्यार में गिर जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। हाँ, एक दूसरे के लिए ये थोड़े से हाँ सोचते हैं, चाहते हैं कि हाँ ये जीते, वो ठीक है, वो भी ये चाहती है कि हाँ ये आगे बढ़े। होते ही हैं, दोस्त मिल जाते हैं सब, किसी ना कोई यहाँ पर किसी ना किसी का दोस्त है ही। ये थोड़े से ज़्यादा हैं, बस इतनी सी बात है। हर्ष यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अपना कोई प्यार व्यार ढूंढने के लिए आया है, और 40 दिन में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उसको कोई ट्रू लव मिल सकता है। लेकिन हर्ष का जो मैं टैलेंट देख रहा हूँ वो इस एक रियलिटी शो पे तो नहीं रुकने वाला। जितना लोगों का प्यार मिल रहा है हर्ष को, हर्ष बहुत आगे जाने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक हर्ष ने कोई रियलिटी शो क्यों ट्राई नहीं किया। अगर हर्ष इससे पहले कोई बिग बॉस में आ जाता तो अभी तक तो बेड़ा पार हो जाना था। हर्ष इस वक्त 41 ईयर का है और देखो कि अपने आप को क्या मेंटेन करके रखा है। कमाल है भाई, जो फिटनेस लेवल है उस बंदे का। तो हर्ष का यहाँ से मुझे जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट लग रहा है। यहाँ से मुझे जो लग रहा है, बिग बॉस भी मिलने वाला है उसको इसी साल जो आने वाला है, सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाएगा बिग बॉस। मुझे पूरा अंदर से फीलिंग आ रही है कि अप्रोच ज़रूर किया जाएगा हर्ष को। और हर्ष जब बाहर यहाँ से लॉकअप से बाहर निकलेगा, जब देखेगा फैंस का जो प्यार है कितना मिल रहा है, तो वो ज़रूर एक और, क्योंकि सबसे बड़ा जो शो है वो तो बिग बॉस ही है, तो उसमें ज़रूर वो ट्राई करेगा। जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं जिस तरह से हर्ष ने श्रेया के उन सवालों का जवाब दिया है और बोलती बंद की है। श्रेया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मेरे खिलाफ कभी ये हर्ष जाएगा। आप याद कीजिए, पहला एपिसोड जब था तो हर्ष और श्रेया की हल्की फुल्की बातचीत हुई थी और कहीं ना कहीं इन दोनों का शॉर्ट था कि हाँ भाई, हम तो कम से कम एक दूसरे के आड़े नहीं आएंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इनका इस तरीके का स्टांस था शुरू में। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये लड़की हर किसी की बग्गियाँ उधेड़ने में लग गई, हर किसी के बारे में जानना चाहती थी,
और एक्सपोज करना चाहती है। इसको इसने टारगेट बनाया हुआ है कि मैं इसको एक्सपोज करूँगी तो मेरे नंबर बनेंगे। कहाँ से इसने इसे मतलब बता किसने दिया है कि ऐसा ये वाला गेम खेल के तू बहुत अच्छा दिखेगी? गेम क्या है? रितेश देशमुख ने क्या बताया? गेम ये है कि जिसका जो नेक बैंड है वो लास्ट में ग्रीन रहेगा, वो बंदा जीतेगा। ये है। तो वो ग्रीन करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो ये है कि खुलासे जो होंगे, जो तुम अपने खुलासे करोगे, लेकिन अब ऐसे भी खुलासे करोगे जैसे कि तुम कर रहे हो, दूसरे के पर्सनल लाइफ को उजागर कर दे रहे हो। तो क्या लगता है आप वहाँ पर अपनी दोस्तियाँ किसी के साथ दोस्ती जो है आपकी पक्की बैठ पाएगी? क्योंकि आप जब सबको एक्सपोज करने लगे हो, किसी का भी सीक्रेट आप रख नहीं रहे हो, तो कोई आपसे बात क्यों करेगा? आपसे दूरी ही बनाएगा ना। और जब आपसे लोग दूरियां बनाएंगे तो वो आपको डेंजर जोन में ही डालेंगे, क्योंकि आप उनके जो सीक्रेट हैं वो रिवील कर रहे हो। अगर वो सीक्रेट उन लोगों को खुद रिवील करना होगा तो वो खुद करेंगे अपना सीक्रेट रिवील। कोई ये थोड़ी ना चाहेगा कि मेरा खुलासा ये वाला सामने वाला बंदा करे। इस पर तो वहाँ पर लड़ाइयाँ हो ही रही हैं ना। कई लोग एक दूसरे से लड़ते हुए भी दिखाई दिए हैं कि यार तुम मेरा सीक्रेट नहीं रख पाए इतने दिन तक। तो अगर किसी को, जैसे कि आकांक्षा चमोली ने अपना सीक्रेट रिवील किया ना, तो उसकी खुद की मर्जी थी, उसने किया और उसको इनाम भी मिला। लेकिन अगर यही सीक्रेट जो आकांक्षा का सीक्रेट है कोई और रिवील करता, वो लड़ने पहुंच जाती और वो पूरे सीजन भर लड़ाई में ही रहती उस बंदी के साथ या बंदे के साथ। तो श्रेया का जो गेम है वो बहुत ही डर्टी गेम चल रहा है। मैं जितना बोलूँ वो आप समझ ही चुके होंगे कि श्रेया का जो गेम है वो ना ही दर्शकों को अच्छा लग रहा है, और ना ही जो ये गेम वो खेल रही है दूसरों को एक्सपोज करके पता नहीं किसकी नज़र में वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती है। नहीं, किसी की नज़र में तुम अच्छी नहीं बन रही हो। तुम सिर्फ ट्रस्ट इशू हो रहा है, कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बात भी नहीं करना चाहेगा। तुम जैसे एनोइंग लड़की के साथ सिर्फ ये सूफी जैसे ही बैठे हुए नज़र आएंगे और कोई नहीं बैठ पाएगा। धीरे धीरे करके इस श्रेया से सभी की अनबन शुरू हो चुकी है। ये इतना अब झेल रही है अकेलापन ना कि इसने लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया है। जो योगेश की गर्लफ्रेंड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम भी आकांक्षा है, पता नहीं आकांक्षा पूरी है कि कौन सी क्या है, लेकिन आकांक्षा नाम है उसका। उसको छेड़ना जो शुरू किया है, ये जो चाटना चूटना, ये आपने पूरी लड़ाई देखी, कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, वो निकल रही है और उसके पीछे से ऐसे ऐसे कर रही है, इशारे कर रही है भद्दे भद्दे। सोचिए, तो ये फुटेज के लिए है या ये इतनी डेस्परेट है, या ये चौराहे वाली जो चौराहे पे आंटी बैठी रहती है और वहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखती है, किसी को भी चलते फिरते हुए पूछ लेती है कि हाँ इस थैले में क्या है, आज तेरे घर पे क्या बना है, तेरी मम्मी कहाँ गई हैं बेटा, तेरे पापा कहाँ गए हैं, तू सुबह 9 बजे कहाँ जाता है या जाती है। वो जो आंटी है उस टाइप की है, वाइब दे रही है। तो श्रेया का गेम बहुत बकवास यहाँ पर मुझे लग रहा है, होते हुए दिख रहा है। बात करूँ मैं राम की, जो राम की आज बदतमीज़ी है, वो जो हमें दिखाई दी है बदतमीज़ी, नो डाउट वो ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया। लेकिन हम दोनों के माइंडसेट से पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक ये जो शो है उसका माइंडसेट क्या है। शो का माइंडसेट ये कहता है कि राम को बताओ कि तुम एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट लग रहे हो, जो कि बोला होगा मेकर्स ने कि भाई तुम्हें ये फीडबैक देना है राम को। तो वही फीडबैक फरहान ने राम को दिया, जिसमें वो बिगड़ गया, बितर गया कि यार ये क्या बोल रही है, ये तो जो मैं कर रहा हूँ वो ही हूँ मैं, ओरिजिनल हूँ मैं। मतलब आप ये चाहते हो कि जो मैं नहीं हूँ वो मैं करके दिखाऊँ, ये भी तो गलत है। तो ये है शो का फॉर्मेट, शो का पीओवी, उसको लेकर के कि ये राम जो है और खुल के आए सामने। यहाँ पर राम ने ये बोला कि क्या मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट लग रहा हूँ? ठीक है, मैं यही हूँ। मतलब थोड़ा सा
उसका जो एक्सप्रेशन है, एक्टिंग जो है राम की ना, वो बहुत अलग लेवल की है। और मुझे अभी तक वो, ठीक है सेक्सुअल वाला सीन है उसका, उसने लैला को पता नहीं कहाँ पे किस कर दिया राम ने, वो बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल वाला सीन है उसका, आई डोंट नो पता नहीं क्या है अंदर की बात, लेकिन वो एंटरटेन फुल कर रहा है। राम जो है एंटरटेन कर रहा है लोगों को, वो बोर नहीं कर रहा है, वो इरिटेट नहीं कर रहा है। उसने साफ साफ बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ और मुझे ये करना चाहिए, निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ऐसा वो क्यों बोल पा रहा है? दबिश में क्यों नहीं है? मेकर्स की दबिश में वो क्यों नहीं आ रहा है? वो रितेश देशमुख के सामने भी भड़ा भड़ बोला और फराह के सामने भी भड़ा भड़ बोला, और ऐसा ही होना चाहिए इन अरा फरा के सामने। मैं बताऊं आपको, ऐसा ही बोलने वाला बंदा होना चाहिए। हमने इस फराह को देखा है, जब ये बिग बॉस में गई थी, इसने विवियन डी सेना की वाट लगाई थी और विवियन डी सेना कुछ भी नहीं बोल पाया था। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर विवियन डी सेना क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, इसके पास कई फैक्ट हैं जो कि ये तमाचा मार सकता है दे के कि फराह तू यहाँ पर गलत बोल रही है। लेकिन विवियन वहाँ पर चुप था, पूरा चुप था, और जिसकी वजह से वहाँ पर वो गलत साबित कर दिया गया पूरी सभा के सामने, और वहाँ पर हीरो बना दिया गया था करणवीर मेहरा को। तो क्या आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी कंटेस्टेंट जो हैं चुप रहें, खासकर राम जैसा? मुझे तो जो आज किया राम ने ना, फराह के साथ जो जवाब दिया है, निकाल दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूँ, निकाल दो मेरे को। ये बहुत अच्छा किया। क्यों उसने बोला होगा? भाई 52 साल का है वो बंदा, उसके अंदर ये हिम्मत आई कहाँ से? क्योंकि वो इंडस्ट्री का बंदा है, उसे कई साल हो चुके हैं। लोग ये कहते हैं जैसे कि और जो बंदा इतना एक्सपीरियंस हो जाता है उसको इंडस्ट्री में, वो बहुत ही नम्र हो जाता है, वो उसके अंदर एक धैर्य आ जाता है, बड़प्पन आ जाता है। हाँ, वो उन लोगों को आता है जो उम्र के साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस देखी हो, बहुत बड़ी सक्सेस देखी हो। और मुझे कोई इंडस्ट्री का बंदा ऐसा नहीं लगता है कि वो सिर्फ कैमरे के लिए होता है बड़प्पन, ये वो फलाना ढिमाका। कौन आपको लगता है यार कि इतना नम्र स्वभाव का दिखता है? आपको आलिया भट्ट को देख लो, जब वो पेपराजी के सामने आती है तो किसी को मुंह नहीं लगाती, कोई ऑटोग्राफ मांग ले तो ऑटोग्राफ तक तो बात ही नहीं जाती है, इतनी औकात ही नहीं है कि कोई उसके घेरे में भी पहुंच जाए। करीना कपूर को देख लो, कौन सी बात कर रहे हो? राम कपूर को कुछ लोग मुंह फट बोलेंगे कि अरे ये तो बकवास कर दे रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है। क्योंकि राम कपूर इसलिए बोल दे रहा है क्योंकि उसको किसी भी रोल की ज़रूरत नहीं है, काम की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत है, लेकिन उसको पता है, राम को पता है कि ये लोग मुझे काम नहीं देने वाले, ये लोग मेरा घर नहीं चलाने वाले। उसने देख ही लिया होगा ना, फराह ने आज तक कोई इसे कॉल नहीं किया होगा किसी भी काम के लिए। वो जो भी उसने यहाँ तक जो भी किया है, जिसकी वजह से भी वो यहाँ पर है, वो उनको मानता होगा, वो सबको नहीं मानता होगा राम। और जैसे वो फराह से या रितेश से बात की है उसने, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सबसे ऐसे ही बात करेगा। उसे पता है कि कौन मुझे काम देगा, कौन नहीं देगा, और जो देगा वो ठीक है, नहीं देगा तो भाड़ में जाए। ये बाकी के लोग क्यों डर के रह रहे हैं? बाकी के लोग फराह की क्यों सुन लेते हैं? इनको ये एक उम्मीद होती है कि फराह हमें काम दिलाएगी, फराह डायरेक्टर है तो किसी फिल्म में साइन कर लेगी। बिल्कुल भी नहीं। फराह सिर्फ इतना कर सकती है कि अपने यूट्यूब चैनल पे तुम्हें बुला सकती है, सिर्फ और सिर्फ इतना करती है फराह। तुम्हें इस्तेमाल करती है अपने यूट्यूब चैनल पे बुला के, तुम्हें गिफ्ट वगैरह दे देती है, बस इतनी औकात है तुम्हारी।
इतने बड़े बड़े दिग्गज आए, इतने बड़े बड़े दिग्गज चले गए, लेकिन हमने नहीं देखा कि फरहा ने किसी को भी काम तो छोड़ो साहब, कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दी होगी कि यार ये विवियन का मुझे गेम बहुत अच्छा लगा। चलो विवियन को तो उसने बहुत ही पूरी तरीके से पेला था। करणवीर की जो साइड ली थी, आप मुझे बताओ कि करणवीर को कोई उसने रिकमेंडेशन भेजी हो, या ये कोई करण को लेकर कोई फिल्म बना रही हो। हमने तो अभी तक करण का कोई गाना भी नहीं देखा है। तो दब के वो रहेगा जिसको फरहा से कोई लालच हो कि ये जो औरत है हमें काम दिलाएगी। नहीं भाई, कोई किसी का चूल्हा नहीं जलाने वाला। ये बात इस उम्र में आके 52 साल का हो चुका है राम, उसको ये बात पता चल चुकी है कि कौन यहाँ पर मेरे काम का है और कौन बिल्कुल बकवास है, बेकार है। वो फुल ऑन है, अपने आप में फुल ऑन। और ऐसा बंदा चाहिए, एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो खुल के बात करे यार। जो भी राम के खिलाफ इस वक्त बोल रहा होगा, यूट्यूबर या कोई भी किसी का भी फीडबैक होगा, मैं उससे एग्री नहीं करता। करे उसको बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी फरहा के साथ। अरे वो फरहा की बदतमीज़ियाँ आपने देखी हैं? फरहा की बदतमीज़ियाँ आपने देखी हैं क्या? कितना ट्रोल हुई है कई बार फरहा अपने बयानों को लेकर के, अपने जो ये बायस हो जाती है अपने फेवरेटिज्म के कारण, उसको लेकर के आपने देखा है। इसका ट्रोलिंग अपना कमेंट सेक्शन देखना, इसका खोल करके आपको पता चल जाएगा कि कितना गंद बोल सकती है, इसके मन में क्या है। एक बयान मैं आपको बताता हूँ इसका। इसने बोला है शादी वादी कर रखी है इसने, ठीक है, बच्चे भी हैं इसके, और जब शादी करने का जब अरसा बीत गया अपने हस्बैंड के साथ, ये 10, 15, 20 साल जितने भी साल रही हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ये बयान आया है कि भाई एक टाइम के बाद आपको उस शादी में कोई रस रहता ही नहीं, उस शादीशुदा बंदिश में आपको कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। तो आप देख लीजिए, कभी आपने देखा हो तो बताओ मुझे कि फरहा का जो हस्बैंड इसके बगल में किसी रियलिटी शो में खड़ा हुआ आपको दिखा हो तो बताओ मुझे। ये बयान है इसका, और ये सोच है, तो ये सिखाएगी राम को कि तू क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं, क्या मतलब इसे राम को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम जो कर रहा है मुझे लगता है वो अपना इंजॉय करना चाहता है, उसे पता है ज़िंदगी कैसे जीनी है। 52 साल का हो चुका है वो, उसने आधी जी ली है और देखते हैं कितना जी पाए। तो जो भी किया बिल्कुल बढ़िया किया। राम का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट था। वो मेरे हिसाब से राम जो है फेयरलेस गेम खेल रहा है, उसे नहीं है फ़र्क ही नहीं पड़ता। जितने भी लोग हैं, कितने लोग लड़ रहे थे आज के हमें अनसेफ जोन में क्यों डाला, एट रिस्क में क्यों डाला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। और जबकि राम को कोई इस बात का डर ही नहीं है। राम क्या कह रहा है, अरे डाल दिया तो ठीक है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाला तो अच्छी बात, नहीं डाला और अच्छी बात। तो उसको भय ही नहीं है बाहर जाने का, तो इसलिए लोग उसको एट रिस्क में डाल ही नहीं रहे। करे भाई, इसको हम किस चीज़ का डर दिखाएं, किस चीज़ का खौफ दिखाएं? इसको तो डर ही नहीं है। अगर हम इसको बाहर भी निकाल दें, इसको कोई डर ही नहीं है, तो ऐसे बंदे को बाहर निकाल के क्या फ़ायदा भाई? इसको रखो फिर अंदर यार। तो ये है इस वक्त की कहानी। राम को डराना मुझे नहीं लगता किसी के भी बस की बात है। और जिस तरह से राम खेल रहा है, मुश्किल ही है कि वो जो है इसको अभी के अभी निकाल देंगे राम को। नहीं, राम को ये लोग लास्ट तक यूज़ ज़रूर करना चाहेंगे। हाँ, कोई ऐसा समीकरण बन जाए जो कि अभी तक तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर कोई बन जाए तो अलग की बात है। लेकिन मेकर्स ज़रूर चाहेंगे जिस तरह से वो अटपटा सा गेम खेल रहा है राम, उसको लास्ट तक ज़रूर लेकर के जाना चाहेंगे मेकर्स। सूफ़ी के बारे में बात हो गई। लैला और सूफ़ी का जो आज हमें एक थोड़ा सा नोक-झोंक होता हुआ दिखाई दिया। सूफ़ी हर चीज़ में ओवर रिएक्ट कर रहा है, हर चीज़ में अपना वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि मैंने बचपन से ये झेला है, ने वो झेला है, मुझे पता चल जाता है
कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे यार, इतना सोचेगा तो कैसे जिएगा भाई? कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा है, उस बात को सोच कर करके अगर तू अपने आप को इफ़ेक्ट करेगा, जो कि आकांक्षा चमोली ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर तुझे कोई कुछ कह रहा है तो तू अपने ऊपर इतना इफ़ेक्ट उस चीज़ को होने दे रहा है, तो इसमें नुकसान तो तेरा है ना ब्रो, उसका तो कुछ नहीं है, उसने तो बोल डाला और उसको चलो रियलाइज़ भी हो। देखो ऐसा होता है यार, लंगड़ा अगर कोई है ग्रुप में, 4-5 सीधे साधे लड़कों में कोई लंगड़ा है तो उसको उसके नाम से बुलाया ही नहीं जाता है, उसको लंगड़े के नाम से ही बुलाया जाता है भाई। और वो उसका इतना यूज टू हो जाता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो इतना ब्लंट हो जाता है लंगड़ा आदमी। आपने देखा कितना टेढ़ा किस्म का होता है। तुमसे 2 बातें अगर तुमने बोल दी ना, तुम्हारे 4 बातें सुना के तुम्हारा मुंह बंद कर देगा, इतना तेज़ दिमाग होता है लंगड़े का। वैसे ही ऐसे जो होते हैं डिस्टर्ब लोग, ये भाई गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनके अंदर इतनी बुद्धि होती है कि सामने वाले को ये अपनी ज़ुबान से ऐसा फ्लैट करते हैं कि सामने वाला बंदा हाथ पैर कांपने लगते हैं उसके। कहता भाई माफ़ कर दे, अभी के लिए माफ़ कर दे, चुप हो जा। हमने देखा लैला के जो हालात थे, वो कह रहा भाई गलती हो गई मेरे से, तू भाई चुप हो जा, अब नहीं सॉरी। उससे बात करने के लिए पहुंच गया उसके ठिकाने पे। और अगर ये किसी बात को लेकर के बैठ जाता है सूफी ना, तो उसका काफ़ी लंबा मुद्दा बनाता है अकेले में जाके। पूरा पैटर्न एक बात को पकड़ लेगा। ओ यू सेड मी नो, मतलब पता नहीं अंग्रेजी में क्या क्या भौंकता रहता है। फिर अपने पास में जो 2-3 लोग हैं उनको कन्विंस करेगा, उसके अगेंस्ट भड़काएगा कि इसने तो मेरे को ये बोल दिया, अब मैं क्या, मुझे तो अब जीने का कोई हक ही नहीं है। यहाँ पर हो गई कन्वर्सेशन, इन दोनों को भी इमोशनल किया, खुद भी इमोशनल होया, फुटेज पक्का हो गया यहाँ पर 5-7 मिनट का। उसके बाद चद्दर तानी उधर भी जाके वहाँ पर भी ड्रामे, रोने वाला जो सीन है, अकेले में जाके जो रोते हैं वो वाला सीन भी किया। वहाँ पर भी लैला आया, उसने बात करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, बात करने से इनकार कर दिया। वहाँ पर फुटेज फुल ऑन फुटेज बनाया लास्ट में। लेकिन एक एक्सक्लूसिव, एक्चुअली 2 जो क्लिप हैं वो मुझे एक्सक्लूसिव मिली हैं। एक जो श्रेया ने बोला है कि ये बंदा वो है, समझ रहे हैं आप, डबल टेप है, डबल टेपर। तो वो किसको बोला है पता नहीं, पता करके कल के रिव्यू में आपको पता चली जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये सूफ़ी और योगेश का क्या चल रहा है? सूफ़ी योगेश की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या योगेश सूफ़ी को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या मतलब है जो कि हमें ये इशारे देखने को मिले, हाथ बात मिलाया अकेले में, ये मुझे बहुत एक्सक्लूसिव क्लिप्स लगे। बाकी मैं हर्ष के गेम से बहुत इम्प्रेस हूँ। आज का जो गेम मुझे देखने को मिला, और एक बात जो आज बिजनेस वूमेन ने उठाई, नाम है उनका माधुरी नाम है, यस, माधुरी ने जो बोला है आकांक्षा के बारे में कि चलो हम तो बिजनेस वूमेन हैं, यहाँ पर कई लोग एक्टर हैं, कई लोग इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, कई लोग नाटक और सीरियल वगैरह करके आए हैं और सब एक्सेप्ट कर चुके हैं हम किस किस फील्ड से हैं, ठीक है। लेकिन तुमने कौन सा काम कर रखा है आकांक्षा जी, आप बताइए ज़रा और एक्सेप्ट कीजिए। और वाकई मुझे नहीं पता, मुझे इंक्लूडिंग मी, मुझे खुद नहीं पता कि आकांक्षा ने कौन सा काम, मैं तो सिर्फ आकांक्षा को जानता हूँ गौरव खन्ना की वाइफ, बस ऐसे जानता हूँ मैं।
मुझे नहीं पता कि आकांक्षा का बैकग्राउंड क्या है, आकांक्षा ने किस फिल्म में, किस वेब सीरीज़ में काम कर रखा है, क्या पर्पस है उसको इस रियलिटी शो को देने का। हालांकि कंटेंट पूरा दे रही है भाई, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा कंटेंट और एंटरटेन और बिना किसी बोरियत के अगर कोई मुझे कंटेंट दे रहा है तो वो आकांक्षा चमोली दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी है कि इस औरत का गौरव खन्ना के अलावा और क्या कंटेंट है, मतलब इसने क्या काम कर रखा है, कौन सी फिल्म, कौन सी वेब सीरीज़, कौन से सीरियल में इसने काम कर रखा है जो कि इसको इतनी पहचान मिली कि इसे ये रियलिटी शो मिला। तो ये बिजनेस वूमेन ने सवाल पूछा है लेकिन गलत आदमी से। फरहान ने इसीलिए तो उसे टोका कि तुम आंटियों की तरह तीसरे बंदे की बात दूसरे बंदे से कर रही होती हो, जबकि जो बात है वो तुम्हें तीसरे बंदे से ही करनी चाहिए, चाहे अकेले में करो चाहे दो चार लोगों के सामने करो, अगर तुम्हें डाउट है उसके बारे में, क्योंकि उसने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया है एक तरीके से, अनसेफ जोन में डाल दिया है एक तरीके से, तो तुम पूछ लो ना यार, क्या दिक्कत है। कब पूछोगी, जब बाहर चली जाओगी तब तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए कि यार मैं तो भैया इस वजह से आई हूँ क्योंकि मेरा जो पति है वो थोड़ा सा मुँह फट है और वो सलमान खान को पेल दिया है उसने, एक उसने रियलिटी शो होस्ट किया है और शार्क टैंक में वो दिखा है, तो उनकी पहचान ही मेरी पहचान बन गई, इस तरीके से मैं आई हूँ। यह है मेरा मतलब, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। चलो तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है गौरव खन्ना की वाइफ के अलावा, तो पूछो ना यार, हमें भी जानना है। तो खैर इन सारे सवालों का जवाब बहुत जल्द हमें और आपको मिल जाएगा। धीरज धूपर के बारे में भी जो बोला बिल्कुल सही आईना दिखाया कि भाई कुछ करो यार, हीरो जैसी पर्सनैलिटी, लुक तुम्हारा बहुत अच्छा, बढ़िया, गुड लुकिंग गुड, लेकिन कोई स्टैंड नहीं है, कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं है। वैसे ही हमें पामेला का दिख रहा है, तितलियों के साथ खेलती हुई दिख रही है, क्यूट लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन मुद्दों के अंदर भी घुसो भाई। कुछ एक दो लोग हैं जो कि इतना बोल रहे हैं कि वो ही बोल रहे हैं, और चार पांच लोग नहीं, आई थिंक दो तीन लोग ऐसे हैं जो कि उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। पामेला बहुत कम बोल रही है, लोग देखना चाहते हैं पामेला को, सुनना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। श्रेया बहुत ज़्यादा बोल रही है, उसको ज़्यादा नहीं देखना चाहते, बहुत हो गया उसका, अपने बारे में कम, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा ही बकलोली कर रही है। श्रेयस अय्यर की जो बहन है, नाम क्या है उसका, श्रेष्ठा अय्यर बहुत कम बोल रही है और लोग उसको जान ही नहीं पाए अभी तक। बहुत जल्द निकल जाएगी वो, नहीं यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी। रियाज को लोग सुनना चाहते हैं, उसका कंटेंट, उसका दिमाग क्या है, उसके दिमाग में चल रहा है कि कुछ नहीं चल रहा है, कि खाली क्यूटनेस है उसके पास, गुड लुकिंग बंदा है लेकिन दिमाग है कि नहीं है। मतलब यार दिमाग तो होगा यार, 27 मिलियन उसके फॉलोअर हैं, तो दिमाग क्यों नहीं होगा यार, दिमाग तो होगा, लेकिन यहाँ पर बोल नहीं पा रहा है कुछ भी, ओपिनियन नहीं है उसका। हाँ में हाँ मिलाना एक बुद्धूपने की निशानी है वहाँ। तो भाई अगर कोई सही भी बात कर रहा है ना तो तुम उसको रिप्लाई, मतलब टैकल करो भाई उसको, उसकी सही बात को भी गलत साबित कर दो, ऐसा दिमाग घुमाओ। लोग जाने तो रियाज के बारे में, अभी तक इतने दिन हो चुके हैं मैं रियाज को जान ही नहीं पाया हूँ कि उसका दिमाग क्या है। जैसे कि हम हर्ष को जान चुके हैं कि वो किस तरीके से सोचता है, शिवांगी बहुत कम बोल रही है, योगेश के बारे में सब जान चुके हैं, सुनीता के बारे में सब जान चुके हैं, राम, लैला, सूफ़ी, श्रेष्ठा के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, रियाज के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, आकांक्षा चमोली, धीरज धूपर नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि बोल ही नहीं रहे हैं, कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। सेफ़ खेलना चाहते हैं कि क्या? सेफ़ खेलना यहाँ पर बिल्कुल डेंजर गेम है, सबसे ज़्यादा डेंजर गेम है सेफ़ खेलना। मैदान में आपको उतर के आना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर आपको यहाँ सॉफ्ट टारगेट बना लिया जाएगा। अगर
आप किसी की ताकत बनोगे तभी तो वो आपको सेव करेगा। अगर आपको उसको मौका मिला कि यार ये बंदा तो मेरे काम आ सकता है, ये तो मेरी तरफ से बोल सकता है, क्योंकि बोलता है ये। राम को क्यों सेव कर लेते हैं ये लोग? राम को क्यों सेव कर लेते हैं? क्योंकि वो फेयरलेस खेल रहा है, वो जवाब देता है, डरने वालों में से नहीं है। वो बड़े बड़े लोगों पे वो कर रहा है। देखा ना आपने कि फरहा को सुनाया, और रितेश देशमुख, बाकी लैला के साथ जो बिहेव चल रहा है उसका, एक काइंड ऑफ एल्डर ब्रदर एंड यंग ब्रदर, उस तरीके का। तो देखना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत पन्ने अभी पलटे जाने बाकी हैं, सारी चीज़ें जो हैं निकल के सामने आ जाएंगी। और आज का जो पूरा मैंने देखा है एपिसोड, एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि भाई बिग बॉस में आ गया क्या मैं, कौन सा ये मैंने चैनल खोल लिया है जो ऐसा भयंकर स्यापा इधर पड़ चुका है। जब से वो टास्क हुआ, वो सेफ़ और अनसेफ वाला, उसके बाद जो स्यापा पाया है सभी लोगों ने, और जो वैलिडेशन मांगा है, और जो इन लोगों ने सवाल पूछे हैं कि तुमने मुझे, भाई सबसे बेवकूफ़ी वाला सीन वही लगता है मुझे। सिंपल सी बात है, किसी को भी सफाई क्यों ही देनी भाई? भाई तुम हमें नहीं पसंद इसलिए हमने तुम्हें अनसेफ जोन में डाला, या सीधे बोलो कि भाई ऐसा लगा कि तुम हमारे कंपटीशन हो इसलिए हमने तुम्हें अनसेफ जोन में डाल दिया। हम तो ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से रफा दफा हो जाओ, तुम मेरे रास्ते का रोड़ा हो, इसलिए मैंने तुम्हें अनसेफ जोन में डाला। सिंपल एक बात बोल करके आगे निकलो, कवर अप करने की क्या ज़रूरत है कि ओ तुमने मुझे स्पाइनलेस बोला था इसलिए मैंने उन्हीं लोगों को इसमें डेंजर जोन में रखा जो स्पाइनलेस का, जिन लोगों ने हमें टैग दिया था। तो फिर उसमें से बात में बात और बात की जो है खाल निकलती रहती है, और लोग इससे वो हो जाते हैं। तो यही था कि काफ़ी आज का एपिसोड बिग बॉस जैसा कंटेंट हमें देखने को मिला, और जो खुलासे हो रहे हैं और जो बार बार स्क्रीन पे सवाल आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आकांक्षा जिस तरह से सारे रिलेशन, और वो मुझे तो कल का ही ये सीन, कल भी यही सीन हमें देखने को मिला था जब एक सवाल पूछा गया था कि धोखा, हस्बैंड अगर धोखा देता है तो क्या करना चाहिए, कटअप कर देना चाहिए या उसको माफ़ कर देना चाहिए। वो राम की और आकांक्षा की जो हमने झड़प आज होते हुए देखी। देखो राम की और आकांक्षा की आज हुई थी उस बात को लेकर के, जो टेक इट ऑफ क्लॉथ टेक इट ऑफ करके पूरा फिनिश ऑफ किया था आकांक्षा ने, और फिर राम ने बोला कि ठीक है भाई मैं एग्री करता हूँ, गलती ये कोई जानबूझ करके ये इसको हम अनजाने में नहीं बोलते, ये जानबूझ के किया गया पूरा कार्यक्रम होता है। कोई अगर शादी के बाद भी कहीं और मुंह मार रहा है तो ये प्लान के तहत किया जाता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो उसको नाम दे दिया जाता है कि मेरे से गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये प्री प्लान है। तो ये आकांक्षा ने बहुत अच्छे से समझाया, राम को समझ में आ गया, उसने बोला हाँ मैं भी एग्री करता हूँ भाई तेरी बात से। कितना तगड़ा इनमें यहाँ पे बहस हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आकांक्षा ने बचाया ना, राम को बचाया, उसको डेंजर जोन में नहीं डाला। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्रायोरिटी मायने रखती हैं कि कौन हमें आगे जा कर के सपोर्ट कर सकता है, जिसकी हमारे बारे में थिंकिंग ये बनी हुई है पहले दिन से कि हम स्पाइनलेस हैं, हमारे अंदर कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो वो हमें आगे जाके सेफ क्यों ही करेगा। और आज ये पावर हमारे पास है, कल को इन लोगों के पास भी जा सकती है। तो ये तो हमारा सबसे पहले टिकट काटेंगे, तो क्यों ना हम इनका टिकट काटें। तो इसमें गलत क्या किया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्यों ये लोग इतनी सफाई दे रहे थे इन सभी लोगों को। तो गेम आज का बहुत मज़ा आया देखने में, इतनी ज़्यादा सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं, सीधे बोल भाई तू पसंद नहीं मेरे को,
शक्ल तेरी अच्छी नहीं लगती मुझे, इसलिए तेरे को डेंजर जोन में डाला, दैट्स इट। हर्ष का गेम ज़बरदस्त चल रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में। राम का गेम भी, आकांक्षा चमोली का भी गेम ज़बरदस्त चल रहा है। पर्सनल लाइफ चाहे उसने जो भी बिताई है और जो भी गौरव के साथ किया है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे यहाँ जो दिख रहा है एंटरटेनमेंट वो लेके जो आ रही है ना आकांक्षा, और जो आज वो बात करी उसने कि कोई गलती वलती नहीं होती है, कि गलती से हो गया, तो इस बात को लेकर के मैं सहमत हूँ आकांक्षा की इस बात से। तो आज का गेम काबिल तारीफ़ था, और मैं फिर से हर्ष की और आकांक्षा जो आज अपनी बात रखी, और राम ने जो आज अपने लिए स्टैंड लिया, उसकी तारीफ़ करता हूँ मैं। आपको कैसा लगा था दोस्तों एपिसोड, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड के रिव्यू में।